वेलकम टू द ई क्लासेस गाइज। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट 2013 के पेपर का सॉल्यूशन। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में अपन 51 से लेकर 100 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट विद्युत विभाग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे कोर्स को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, द ई क्लासेस एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन को। व्हाट राउटर कमांड अलाउज यू टू डिटरमाइन वेदर एन आईपी एक्सेस लिस्ट इज इनेबल्ड ऑन ए पर्टिकुलर इंटरफेस। तो यहाँ पर ये राउटर की कुछ कमांड्स होती हैं जिनके माध्यम से अपन राउटर के ऊपर चेक कर सकते हैं आईपी लिस्ट जो है इनेबल है या नहीं है। उसके लिए शो आईपी इंटरफेस नाम से कमांड यहाँ पर होती है। राउटर के बारे में अपन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। अगर अपकमिंग एग्ज़ाम में आया तो आप वहाँ पे इजीली कर पाएंगे। राउटर एक 3 लेयर का डिवाइस होता है। 3 लेयर डिवाइस से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये 3 लेयर्स पर काम करता है। पहली है फिजिकल लेयर, नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर, और थर्ड जो है नेटवर्क लेयर। अब इन पर्टिकुलर लेयर्स पर इसकी फंक्शनलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि फिजिकल लेयर पे ये जनरेट करता है सिग्नल्स को। राउटर डेडिकेटेड लेयर डेटा लिंक लेयर पर यहाँ पर चेक करता है फिजिकल एड्रेस इन द पैकेट्स, और नेटवर्क लेयर पर ये चेक करता है नेटवर्क लेयर का एड्रेस। तो 3 तरीके से अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि राउटर की फंक्शनलिटीज़ डिफरेंट लेयर्स पर अलग अलग होती है। अब यहाँ पर फंक्शनलिटी अपन ने जान ली। क्वेश्चन अपना था कि राउटर की ऐसी कमांड बताइए जिसके माध्यम से आईपी एक्सेस लिस्ट इनेबल है या नहीं है उसका पता लग सके। तो आंसर तो इसका होगा शो आईपी इंटरफेस नाम की एक कमांड होती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पर मैंने लिस्ट दी है कमांड्स की जो राउटर के बारे में इम्पॉर्टेंट हो सकती है। जैसे कि लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल कमांड्स की, मतलब कौन कौन सी कमांड जो है अवेलेबल होती है उसके लिए शो, फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर कमांड होती है। अगर मान लीजिए आपको कॉन्फ़िगरेशन का स्टेटस जानना है तो यहाँ पर शो इंटरफेस करके यहाँ पर टाइप स्लॉट एंड पोर्ट नंबर आपको देने होते हैं। तो इस तरीके से कमांड वर्क करती है। अगर आपको वर्जन चेक करना है तो डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर वर्जन की सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है, तो यहाँ पर राउटर #शो वर्जन करके ये कमांड यहाँ पर होती है। अगर क्लॉक का टाइम जानना है, मतलब अपन को कहें राउटर का करंट टाइम जानना है तो यहाँ पर कमांड होती है शो करंट टाइम ऑन राउटर के लिए शो क्लॉक। तो इस तरीके से डिफरेंट कमांड्स की लिस्ट दे रखी है। इन फ्यूचर अगर कोई एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप यहाँ पे इजीली कर पाएंगे। राउटर के बारे में अपन ऑलरेडी जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हाउ लॉन्ग इज़ एन IPv6 एड्रेस। अपन इसको बहुत बार कर चुके हैं और कंप्यूटर साइंस में एक इजी क्वेश्चन यहाँ पर होता है। देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो इसके एड्रेस की साइज आपसे पूछी गई है, तो 128 बिट्स यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लें अपन। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को न्यू जनरेशन IP भी कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल न्यू जनरेशन इसको कहा जाता है, और ये एक 128 बिट्स का होता है जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था। और अगर इसकी ऑक्टल में साइज पूछे तो 16 बाइट्स यहाँ पर होती है। एड्रेस स्पेस की बात करें, मतलब कितना ऑक्यूपाई ये मेमोरी में करता है एड्रेसेस, तो यहाँ पर कंटेन करता है 2 की पावर 128 एड्रेसेस को। मतलब IPv6 के अंदर टोटल अपन बात करें तो 2 की पावर 128 एड्रेस जो है ये यहाँ पर IPv6 अंदर रख सकता है। IPv6 जो है सपोर्ट करता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को, जो ये होस्ट इससे कनेक्ट होते हैं। अगर बात करें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की तो वो यहाँ पर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता था। अब यहाँ पर ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। एडवांस प्रोटोकॉल यहाँ पर है इंटरनेट को कनेक्टिविटी करने के लिए। नेक्स्ट होता है यहाँ पर देखिए, व्हाट फ्लेवर ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कैन बी यूज टू हैव वन IP एड्रेस अलाउ मैनी यूज़र्स टू कनेक्ट टू ग्लोबल इंटरनेट। यहाँ पर देखिए, ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए IP एड्रेस में जो NAT वर्क करता है उसका कौन सा फ्लेवर यहाँ पर वर्क करता है। कहने का मतलब क्या चीज़ वहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबल होती है जो कि अलाउ करे मैनी यूज़र्स को कि वो कनेक्ट कर पाएँ ग्लोबल इंटरनेट से फ्रॉम वन IP एड्रेस।
तो यहाँ पर PAT होती है, जिसको अपन बोलें तो ये पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ये यहाँ पर वर्क करता है। अब देखिए NAT जो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अपने यहाँ पर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो यहाँ पर D करेक्ट होगा। अब इसके बारे में NAT के बारे में जाने तो ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि प्रोवाइड करती है मैपिंग बिटवीन प्राइवेट एंड यूनिवर्सल एड्रेस। यहाँ पर यूनिवर्सल एड्रेस से अपन वेब एड्रेस समझ सकते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल होता है। अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट नेटवर्क जो है वेब से कनेक्ट होना चाहे, यूनिवर्सल एड्रेस से कनेक्ट करना चाहे, तो NAT वहाँ पर वर्क करता है एज अ टेक्नोलॉजी। नेट कैपेबल राउटर्स यहाँ पर लिए जाते हैं काम में विद नेट सॉफ्टवेयर। इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर भी यूज़ में लिए जाते हैं जो कि एड्रेसेस को यहाँ पर कनेक्ट करता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर इंटरनल कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पर प्राइवेट एड्रेस लिया जाता है, और ग्लोबल इंटरनेट एड्रेस को एक्सेस करना है, ग्लोबल एड्रेस को एक्सेस करना है तो ग्लोबल इंटरनेट एड्रेस वहाँ पर लिया जाता है। अब ये जो मैपिंग होती है ये किस वजह से, किस तरीके से किया जाता है, मतलब यहाँ पर एक ट्रांसलेशन टेबल जो है इसके माध्यम से ये प्राइवेट और पब्लिक एड्रेस को यहाँ पर कहें ग्लोबल एड्रेस को कनेक्ट कर पाता है। टू नो डेस्टिनेशन एड्रेस फॉर ए पैकेट एंड प्राइवेट IP एड्रेस NAT राउटर हैज़ ए ट्रांसलेशन टेबल। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन टेबल के माध्यम से ये चीज़ें डेस्टिनेशन एड्रेस को जान लिया जाता है NAT के अंदर। तो इतनी बातें जो है NAT के अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, क्या काम ये करता है, और राउटर के बारे में पूछा जा सकता है, और जो ये है ट्रांसलेशन टेबल इसके बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 है विच प्रोटोकॉल डज DHCP यूज़ एट ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई थी फिजिकल नेटवर्क ट्रांसपोर्ट बहुत लेयर होती हैं, तो उनमें से ट्रांसपोर्ट लेयर पे DHCP यूज़ कौन सा प्रोटोकॉल करता है, तो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है इफ़ टू स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल देन strcmp फंक्शन रिटर्न्स। strcmp फंक्शन जो होता है ये एक स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पर अपन कह सकते हैं, जो कि जो वैल्यूज़ होंगी स्ट्रिंग के अंदर जो इसमें पास करेंगे उसके कंपैरिजन करके एज ए रिज़ल्ट अपन को कुछ रिटर्न करता है। तो अगर दो स्ट्रिंग यहाँ पर ने डाली और वो सेम है तो यहाँ पर वो कंपैरिजन में रिज़ल्ट कंपेयर करके क्या देगा, रिटर्न करके क्या देगा, 0। इस क्वेश्चन का ये मतलब था। जिस तरीके से CMP फंक्शन पूछा गया है ये कंपैरिजन के लिए आता है। आप एक बार स्ट्रिंग फंक्शंस को चेक करके जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, अपकमिंग एग्ज़ाम से पहले। तो क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है HTML एंड XML आर मार्कअप लैंग्वेजेस। ठीक है, ये जो चीज़ें आती है HTML जो है वेब पेजेस बनाने के लिए यहाँ पर काम में आती है, स्टैटिक वेब पेजेस की अपन बात कर रहे हैं, और XML जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ये होती है। ऑप्शन में दे रखा है स्पेशली डेवलप फॉर वेब। वेब जो है एक बड़ा टर्म है, यहाँ पर स्टैटिक पेजेस होते हैं, डायनेमिक पेजेस होते हैं, एप्लीकेशन भी होती है, तो इसके मोर अप्रोप्रिएट अपन देखेंगे आर बेस्ड ऑन HTML, आर वर्जन्स ऑफ HTML, इंडिपेंडेंट ऑफ HTML। इंडिपेंडेंट तो इसीलिए गलत होगा क्योंकि HTML होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो है HTML और XML ये इस पे बेस्ड होती है। ऑप्शन बी और सी में जो है कन्फ्यूज़न हो सकती थी। ऑप्शन सी इसलिए गलत होगा देखिए क्योंकि वर्जन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर किसी प्रोडक्ट का अपडेट हो सकता है जो कि कुछ मॉडिफिकेशंस के द्वारा कंपनीज़ के द्वारा निकाला जाता है या फिर कुछ हटाया जा सकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर से। तो HTML का अगर ये क्वेश्चन वर्जन के रूप में सही मानते तो यहाँ पर HTML का नेक्स्ट वर्जन होगा HTML, और XML दोनों वर्जन्स होते हैं, मतलब एक सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट वर्जन से यहाँ पर कह सकते थे। ऑप्शन सी इसलिए गलत होगा क्योंकि वर्जन में मॉडिफिकेशन जो होता है सेम प्रोडक्ट के अंदर ही होता है, जबकि ये दोनों जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पर है। HTML और XML ये दोनों बेस्ड हैं किस पे, HTML पे, जो कि होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। अगर एक जो चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, मान लीजिए स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज के बारे में बता दूं, इसके अंदर एंडिंग टैग जो होते हैं जैसे अपन बैकस्लैश से लगाते हैं
उस तरीके जैसे HTML में एंडिंग टैग होते हैं उस तरीके से HTML में ये चीज़ें नहीं होती है। तो ये बातें पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोडक्ट होता है MS वर्ड, उसके बारे में पूछा गया है। तो ग्राफिक्स इसके अंदर से किस चीज़ के रिलेटेड है? पेरिफेरल का मतलब होता है एडिशनल डिवाइस जो कि अलग से लगे। मान लीजिए कोई वायरलेस कीबोर्ड है, वायरलेस माउस है जो अपन अलग से लगा रहे हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। हाईलाइट जो है, एग्जीक्यूट का मतलब है ऑप्शन डी, इसलिए गलत होगा क्योंकि एग्जीक्यूट एक प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से अपन किस चीज़ को रन करा रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस करा रहे हैं। तो ऑप्शन ये गलत होगा। दूसरा, ये ऑप्शन इसलिए डाला था क्योंकि पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि CPU की एग्जीक्यूशन साइकिल होती है फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, तो वहाँ से ये ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन डी इसलिए गलत होगा। हाईलाइट और क्लिप आर्ट में कन्फ्यूज़न हो सकता था। हाईलाइट एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और अगर बात करें ग्राफिक्स के अंदर कुछ अगर बात करें ग्राफिक आइकन हो सकता है, कुछ ऑब्जेक्ट को अपन लेना है तो वो यहाँ पर होता है। तो क्लिप आर्ट यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 3, इसलिए अपन ने गलत यहाँ पर किए। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 है द वैल्यू ऑफ बाइनरी 4 टाइम 1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो बेसिकली बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपसे पूछा गया है। ये जो वैल्यू है डेसिमल में दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो होती है वो 0 पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। इस तरीके से अपन करेंगे। जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, जैसे 1 दे रखा है ये, तो 1 से शुरू करेंगे। 1 × 2 की पावर 0 पोजीशन प्लस 1 × 2 की पावर फर्स्ट पोजीशन प्लस 1 × 2 की पावर सेकंड पोजीशन प्लस 1 × 2 की पावर थर्ड पोजीशन। ये 1 × इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 जो है इस वैल्यू को अपन लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 होती तो यहाँ पर 0 × 2 की पावर थर्ड पोजीशन इस तरीके से करते। अब देखिए किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये यहाँ पर एंड रिजल्ट 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कितना होगा, ये 2 प्लस यहाँ पर 4 प्लस 8, तो ये टोटल 8 और 4 12 और 3 15, तो 15 इसके आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। तो इस तरीके से जो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। अब मान लीजिए ये हेक्साडेसिमल में होता तो यहाँ पर 2 की पावर 0, अपन ने 2 की पावर 0 किया है, वहाँ पर करते हैं अपन 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। तो इस तरीके से करते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने का ये मेथड होता है। अगर मान लीजिए ऑक्टल में करते तो यहाँ पर 8 की पावर 0, 8 की पावर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से यहाँ पर होता। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हाट इज़ द एड्रेस गिवन टू ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क कॉल्ड। मतलब जो इंटरनेट से कनेक्ट हो या नेटवर्क से कनेक्ट हो, कंप्यूटर के एड्रेस को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर कनेक्ट है अगर नेटवर्क से तो उस कंप्यूटर का पर्टिकुलर एक IP एड्रेस होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सिस्टम एड्रेस की बात करें तो इसको हार्डवेयर एड्रेस भी अपन कह सकते हैं क्योंकि सिस्टम यहाँ पर हार्डवेयर के रेफरेंस में लें तो सिस्टम एड्रेस वो होता है। सिस ID ये गलत है, प्रोसेस ID ये गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है व्हाट पार्ट ऑफ ए, ये एड्रेस दे रखा है द नेटवर्क ID अज्यूमिंग ए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। देखिए इसका ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर सबनेटिंग के कंसेप्ट को अपन जान लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है, होता क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपका बन सकता है। तो पहले क्या होता था, देखिए इसकी स्टार्टिंग से अपन पढ़ें तो एक कंसेप्ट का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है वो डिज़ाइन किया गया था फिक्स लेंथ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, जो कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं वो नेटवर्क जिसके अंदर डिफ़ाइन हो, नेटवर्क के लिए डिफ़ाइन की गई हो, ऐसी एड्रेस जो उसको बोलेंगे प्रीफिक्स। वो 8 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है, 24 बिट का हो सकता है प्रीफिक्स। ठीक है, तो इन प्रीफिक्स के आधार पे अपन क्या करते हैं, इनको पहले जो स्टार्टिंग की बिट्स जो है उनको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, किस वजह से, एड्रेस को डिफाइन करने के लिए। अगर IPv4 आपको पता है 32 बिट का होता है, अगर प्रीफिक्स जो है 8 बिट्स का है तो यहाँ पर जो रिमेनिंग बिट्स होगी वो सफिक्स होगी, जो कि उस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 से कनेक्टेड जो जितनी नोड्स होगी
वो इतनी नोड्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन होता था इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो यहाँ पर जो होल एड्रेस है, पूरा एड्रेस अपन ने देखा जो ये 32 बिट का होता है, इसको अपन ने कुछ क्लासेज में डिवाइड कर दिया। इसको अपन बोलते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग। तो क्लासफुल एड्रेसिंग में 5 क्लासेज अपन ने बनाई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर फिक्स प्रीफिक्स के आधार पर 3 कैटेगराइज अपन ने करे थे, 8 बिट के, 16 बिट के और 24 बिट के। तो इसको अपन क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अंदर डिफाइन कर देंगे। अब इसमें क्लास ए की अगर बात करें तो नेटवर्क लेंथ इज़ 8 बिट, जिसके अंदर फर्स्ट बिट 0 इज़ डिफाइन द क्लास एंड 7 बिट जो डिफाइन होती है वो नेटवर्क आइडेंटिफायर होती है। और टोटल अगर बात करें तो 128 नेटवर्क जो है क्लास ए के अंदर रहते हैं। पूरे प्रोटोकॉल वर्जन 4 की बात कर रहा हूँ मैं। और क्लास बी की बात करें तो यहाँ पर 16 बिट रहती है, जिसके अंदर नेटवर्क लेंथ जो है 16 बिट है। पहले की 2 बिट जो होगी वो क्लास के लिए और 14 बिट नेटवर्क आइडेंटिफायर, जिसके अंदर 2 की पावर 14 नेटवर्क यहाँ पर रहेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 32 बिट का ये होता है पूरा, जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर जो इंटरनेट पे कनेक्ट होंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को जो यूज़ कर रहे होंगे, तो उनका पर्टिकुलर एड्रेस होता है, पर्टिकुलर उसका आइडेंटिफायर होता है, जिसके माध्यम से अपन नेटवर्क पे उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इसीलिए अंदर समझे तो इसको डिफरेंशिएट किया गया है क्लासेस के माध्यम से। इसको बोलते हैं अपन क्लासफुल एड्रेसिंग, जिसके माध्यम से 5 क्लास बनाकर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के जो कनेक्टेड नेटवर्क पे जो सिस्टम्स होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लास सी की बात करें तो वो वहाँ पर टोटल 2 की पावर 21 जो है, जिसके अंदर होती हैं कुछ इतने कंप्यूटर जो नेटवर्क सिस्टम में हैं वो कनेक्टेड होंगे क्लास सी के अंदर, जिसके अंदर 3 बिट्स जो है स्टार्टिंग की वो डिफाइन होंगी क्लास के लिए, और जो रेस्ट 21 बिट्स है वो नेटवर्क आइडेंटिफायर, जिसके माध्यम से अपन नेटवर्क पे उन कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से 3 क्लासेस तो अपन ने ये पढ़ी। क्लास डी की बात करें, ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए रिजर्व रहती है, और क्लास ई जो है फ्यूचर यूज़ के लिए रिजर्व करी गई थी, किसके अंदर, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के अंदर। तो यहाँ पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्रेसेस नहीं हो पाता था। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एड्रेस डिप्लीशन। तो इसको ओवरकम करने के लिए सबनेटिंग नाम से और सुपरनेटिंग नाम से 2 टेक्निक्स को यूज़ किया गया। सबनेटिंग का मतलब होता है क्लास ए और क्लास बी के जो एड्रेसेस हैं उनको सेवरल सबनेट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो जो सबनेट आप यहाँ पर देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि नेटवर्क आईडी पर क्लास ए, नेटवर्क पर क्लास ए और क्लास बी के जो ब्लॉक्स होंगे उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो यहाँ पर पूछा है कुछ डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है। तो सबनेट मास्क का कंसेप्ट वहाँ से आया, आप इस चीज़ को रिलेट करके एज ए स्टोरी समझ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सुपरनेटिंग क्या होता है। इसके अंदर अगर सेवरल ब्लॉक्स ऑफ क्लास सी को एक लार्ज ब्लॉक के अंदर कंबाइन किया जाए तो उसको बोलते हैं सुपरनेटिंग, ठीक है। तो सबनेटिंग और सुपरनेटिंग के कंसेप्ट को अपन ने जाना। एक बार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, बट इसको इतना समझिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, इंटरनेट पे अपन देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में जो 32 बिट का होता है, कुछ चीज़ें जो उस एड्रेस के अंदर अपन पहचान पाएंगे कि कौन सा नेटवर्क पे कौन सा सिस्टम यूज़ वहाँ पे हो रहा है, तो उसके लिए कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स को उसमें बांटा गया। पूरे जो आईपी 32 बिट का होता है, तो 32 बिट में मान लीजिए यहाँ पर टोटल 32 बिट है ये, इसके अंदर 8 बिट जो है वो ये यहाँ पर अपन ने बांटे। तो 8 बिट के अंदर देख लिया कि क्लास ए के अंदर इसको डिसाइड कर दिया कि 0 से लेकर 7 बिट्स तक नेटवर्क आइडेंटिफायर के लिए रख लेंगे अपन, और इसके अंदर टोटल जो नेटवर्क है 128 नेटवर्क को क्लास ए के अंदर रखेंगे। बाकी की अगर बात करें 16,384 नेटवर्क जो रहेंगे वो क्लास बी के अंदर, कुछ सी के अंदर। तो इस तरीके से बहुत सारे नेटवर्क जो है 32 बिट के आईपी एड्रेस IPv4 के अंदर रहते हैं। उसके अंदर प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाता है सबनेटिंग और सुपरनेटिंग के कंसेप्ट को, जिसके अंदर क्लास ए और क्लास बी के नेटवर्क को
सबनेट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो सबनेट मास्क वहाँ से कंसेप्ट आया, सबनेटिंग जो है ये होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 61 जो है, इफ़ 73 इन बेस लाइन एक्स नंबर सिस्टम इज इक्वल टू 115 इन बेस वाई नंबर सिस्टम, द पॉसिबली वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को थोड़ा लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है और थोड़ा अपन आइडिया लगा के कर सकते हैं। अब ये पूछा है 115, अब ये y है और ये x है। 115 जो है, जो वैल्यू है वो 73 में किसके बराबर है? तो यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम दिए गए हैं जो कि हेक्साडेसिमल और ऑक्टल तो स्टार्टिंग में 73 के लिए दिया गया है। अगर मान लीजिए, देखिए ऑप्शन डी को अपन लेते स्टार्टिंग में, या तो एक मेथड है कि इसको कैलकुलेट कीजिए पूरा, या फिर अपन थोड़ा आइडिया लगाएं कि ऑप्शन डी को लेते तो यहाँ पर 73 का बेस ऑक्टल में लेते और फिर 115 जो है यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है डेसिमल में, आपको पता है। तो ये क्या होता, इसका एंड रिज़ल्ट जो है कभी भी इक्वल नहीं होता। 115 जो y की वैल्यू है ये हमेशा ज़्यादा यहाँ पर नंबर सिस्टम में वैल्यू एज आउटपुट मिलता, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में x की वैल्यू 16 ही है, तो यहाँ पर 16 से कैलकुलेट करके निकालते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो 73 के जब अपन बात करें हेक्साडेसिमल वैल्यू निकालनी है, और इसको एक बार मानते हैं कि यहाँ पर ये जो है डेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू निकालेंगे, डेसिमल हेक्साडेसिमल से डेसिमल करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पोजीशंस के आधार पर, तो 3 × 16 की पावर 0 प्लस 7 × 16 की पावर 1। तो यहाँ पर किसी भी संख्या की पावर 0 तो 1, तो यहाँ पर एंड रिजल्ट 3 और ये आ जाएगा 112। तो इसी से देख सकते हैं अपन 115। तो ये यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट किया हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, तो आया 115। तो इसीलिए अपन ऑप्शन सी यहाँ पर कर देंगे सीधा। अगर मान लीजिए ऑप्शन देखते ये बाइनरी, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है 73 वाला, वो ज़्यादा गैप हो जाता था। कन्फ्यूजन कहाँ से होती? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी से। तो इजी क्या रहता है यहाँ पर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल में कन्वर्ट करना, इसीलिए अपन ने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया और अपना टाइम बचा लिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इन द बेस 2 इज। तो ये कहना चाहता है ये जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल, ये जो बाइनरी वैल्यू आपको दे रखी है, इसका हेक्साडेसिमल फाइंड करना है। तो बाइनरी वैल्यू अपन लिख लेते हैं एक बार, 110101111। आपको पता है जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल फाइंड करना होता है, ये बाइनरी वैल्यू है और हेक्साडेसिमल फाइंड आपको करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4 डिजिट्स के पेयर बनाते हैं। तो राइट साइड से बनाएंगे, तो पहला पेयर बन गया और दूसरा पेयर ये बन गया, और तीसरा पेयर बनाने में 1 डिजिट रह गई, 3 अपन अज्यूम कर लेंगे। तो एक तो मेथड ये है इसका। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 0 से शुरू होता है और f तक इसकी वैल्यू जाती है, जो कि होती है 15। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो f तक जाएगी। तो किसी भी, अगर अपन बात करें नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल में, f की वैल्यू जो होती है वो 4 टाइम 1 होती है। तो अपन देखेंगे कि ऑप्शन के अंदर लास्ट में जो फर्स्ट, ये अपन देखते रहे हैं लास्ट डिजिट यहाँ पर इस पोजीशन पे f कौन सा है, तो ऑप्शन सी और डी यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर सी और डी होते हैं। दूसरा, जब अपन ने अज्यूम करी थी वैल्यू 3 टाइम 0, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है हेक्साडेसिमल की, 4 टाइम 0 से, और दूसरी डिजिट होती है यहाँ पर 0001, जो कि ये 3 डिजिट अज्यूम करने पर ये कैलकुलेट होके यहाँ पर फर्स्ट हो गई। तो ऐसा कौन सी डिजिट है यहाँ पर, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा तरीका आपका ये था कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, तो पहला पेयर, दूसरा पेयर, और थर्ड पेयर बनाने में 3 0 अपन को अज्यूम करनी होती थी। अब इसी से आप कैलकुलेट कर सकते थे कि 4 टाइम 0 स्टार्टिंग होती है 0 से और फिर 1 से। ऐसी कौन सी डिजिट है जिसके पहले 1 आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी डायरेक्टली सॉल्व हो सकता था इस तरीके से। तो ये अपन ने देखा हेक्साडेसिमल से, बाइनरी से हेक्साडेसिमल निकालना। तो 62 का डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वन इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र। देखिए वेब ब्राउज़र क्या होता है, अगर अपन को कोई चीज़ सर्च करनी है वेब के ऊपर, वो अपन करते हैं किससे, सर्च इंजन से।
सर्च इंजन में अपन कहें तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग या बिंगो कहें, बिंग एक सर्च इंजन है। तो ये कुछ सर्च इंजन्स होते हैं। इसके ऊपर इनका प्रयोग अपन लें तो वो किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ले सकते हैं, उनको अपन बोलते हैं वेब ब्राउज़र। जो अपन वेब पर ब्राउज़ करते हैं, वेब पर कोई चीज़ ढूंढते हैं, तो उसको किस एप्लीकेशन के थ्रू अपन ले सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बोला मतलब इसी एडिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर अपन ने इसको इंस्टॉल किया। अगर मान लीजिए इसको इंस्टॉल ना भी करें तो सिस्टम चलाने में कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, तो उसको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वेब ब्राउज़र विच वन इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र, तो यहाँ पर देखिए ओपेरा जो है यहाँ पर एक ब्राउज़र होता है, सफारी एक ब्राउज़र होता है, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र होता है। तो फॉक्स प्रो क्या है, एक लैंग्वेज है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वेरिएबल नेम इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल नेम के अंदर आ सकता है अंडरस्कोर आ सकता है, वो किसी न्यूमेरिक वैल्यू को ले सकता है, बट यहाँ पर जो है डॉट जो है आप कहें ये यहाँ पर इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। MS एक्सेल की बात करें तो फंक्शन विल यूज़ हाईएस्ट नंबर इन ए सीरीज ऑफ नंबर्स। अगर नंबर सीरीज़ की बात करें, एक पर्टिकुलर यहाँ पर टेबल दे रखी है, इसके अंदर हाईएस्ट नंबर फाइंड करने के लिए मैक्स फंक्शन होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम और मैक्स में कन्फ्यूज़न हो सकता था। हाई कोई फंक्शन नहीं होता है और हाईएस्ट नहीं होता है। ये कोलन है, ये डिसाइड करता है कि यहाँ से शुरू हो रही है, जैसे B1 है, इसमें क्या होगा। देखिए टेबल इस तरीके से होगी, A नंबर से और B से। तो A1 2 3 4 और 5 अगर अपन इसकी बात करें तो ये यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है पर्टिकुलर, इसमें जो मैक्सिमम होगी उसको फाइंड करके ये आउटपुट दे देगा। तो मैक्स फंक्शन होता है यहाँ पे, और ये जो आता है कोलन, ये रेंज के लिए आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। RJ45 UTP केबल हैज़, इसके अंदर कितनी केबल होती है। ट्विस्टेड पेयर, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल की बात कर रहे हैं। तो RJ45 एक पर्टिकुलर केबल होती है जिसके अंदर 4 पेयर यहाँ पर होते हैं। तो 4 केबल के पेयर से ये जो होती है केबल RJ45। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ये केवल याद करने लायक क्वेश्चन था क्योंकि ये टाइप है, पर्टिकुलर केबल का टाइप है RJ45। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ने विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम। 67 की बात कर रहे हैं। स्पैम जो होते हैं, मान लीजिए मेल आपको आ रहे हैं, स्पैम का मतलब होता है अनवांटेड मेल्स जो प्रमोशन के आधार पे हो सकते हैं या फिर कुछ उसमें कोड हो सकता है, तो इसके आधार पर बल्क में भेजे जाते हैं। तो स्पैम अनवांटेड मेल्स को अपन कहते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो नहीं आती है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन ए दे रखा है स्पैम ब्लॉकर, बिल्कुल ये यूज़ में लिया जाता है। ईमेल रूल्स को आप फॉलो कीजिए तो वो भी ब्लॉक करने में प्रोटेक्ट करता है। फ़िल्टर्स अपन ले सकते हैं कि पर्टिकुलर ईमेल्स को फ़िल्टर किया जाए। और ऑप्शन सी यहाँ पर गलत होगा। पॉपअप का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब रन करके आना, मतलब पॉपअप होना, मतलब निकल के आना, है ना। एज अ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं तो वो पॉपअप्स जो होते हैं, पॉपअप ब्लॉक करने की चीज़ें होती है। वो कभी कभी अपन इंटरनेट पे कुछ क्लिक करते हैं तो एक अलग वेबसाइट आ जाए या फिर पॉपअप निकल के आ जाए, उसमें आपको कोई ट्रिगर दिया हो तो अपन से रिज़ल्ट भी ले सकता है एज ए इनपुट। तो वो चीज़ें कहाँ पे आती है, पॉपअप के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। तो पॉपअप ब्लॉकर यहाँ पर ये चीज़ें प्रोटेक्ट नहीं करेगा, किससे, स्पैम से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट इसका होगा। 68 है, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। जनरेशन्स की बात करें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए जनरेशन जो होता है, पहले क्या माना जाता था कि हार्डवेयर चेंजेस को ही जनरेशन चेंजेस माना जाता था, बट आज का मानना ऐसा है कि हार्डवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर चेंज होना भी जनरेशन चेंज होना माना जाता है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ ली जाती थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर होगा। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, ये गलत यहाँ पर टाइप हो गया। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स और लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स यहाँ पर यूज़ में लिए जाते थे। और फोर्थ जनरेशन के अंदर आते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। तो इस तरीके से अपन देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 69 है द रूल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इन सी। टाइप कन्वर्जन की बात करें, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए क्या होता है कि एक डेटा टाइप से सिमिलर डेटा टाइप में उसकी कन्वर्जन जो है होता है सी प्रोग्रामिंग के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक डेटा टाइप का दूसरा टाइप में कन्वर्जन होने को बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसके अंदर सीक्वेंस है इंटीजर, फिर अनसाइंड, फ्लोट और डबल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ये आपको याद करने का कंसेप्ट है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ये होता क्यों है? पहली बात तो ये कंपाइलर के द्वारा अपने आप में किया जाता है व्हेन मोर देन वन डेटा टाइप इज़ प्रेजेंट। जब मोर देन वन डेटा टाइप प्रेजेंट रहते हैं तब कंपाइलर खुद में खुद क्या कर देता है, टाइप कन्वर्जन कर देता है। दिस इज डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल इज अपग्रेडेड टू लार्जर डेटा टाइप। इसमें स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ये होता है, सी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कंसेप्ट था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 है CPU स्टैंड्स फॉर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये अपन ऑलरेडी हर किसी को ये क्वेश्चन इसका करेक्ट हुआ होगा। तो ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका करेक्ट आंसर होता है। LCD की फुल फॉर्म पूछी हुई है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यहाँ पर होती है। लिथियम गलत है, लाइट गलत है, लिक्विड क्रिस्टल होता है जो ऑप्शन डी के अंदर है। ऑप्शन ए और डी में कन्फ्यूजन हो सकती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक बेस्ट सूट फॉर बैंक चेक्स। बैंक में जो चेक लगाते हैं अपन लोग, तो वो किसके द्वारा रीड किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो ये चीज़ें होती है। MICR रीडर होता है वहाँ पर, जो चेक के ऊपर जो कोड रहता है नीचे से उसको स्कैन करने का काम करता है। मैग्नेटिक इंक जो है उसको वो वहाँ पर आइडेंटिफाई करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, OMR शीट जो होती है उसमें वर्क होता है इसका। बारकोड रीडर वो भी अलग कंसेप्ट है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो बैंक चेक्स जो है MICR के द्वारा यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 73 का। भारत के अंदर इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन वैन कब हुआ और किसके अंदर हुआ? तो पहला जो है कलकत्ता के अंदर हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। तो 1955 के अंदर ये हुआ था। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ थियोरेटिकल क्लास के अंदर। द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। अब अगर माने किसी भी पर्टिकुलर डेटा को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को यहाँ पर सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग इज़ ए टेक्निक जो कि डेटा लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए यूज़ में आती है। सर्चिंग उसके अंदर डेटा सर्च करने के लिए। लॉजिकल समरी कोई ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन अलग है, विभाजन इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर सॉर्टिंग की एल्गोरिथम्स होती है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ में ली जाती है। ठीक है, बबल सॉर्ट हो गया, हीप, उस तरीके से। तो बहुत सारी एल्गोरिथम्स अपन डिटेल में कभी पढ़े तो वो मैं आपको बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो एक पूरी स्टोरी है सुपर कंप्यूटर कैसे इन्वेंट हुआ। तो वो चीज़ें, परम सुपर कंप्यूटर है इसका आंसर जो होता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बेस्ट ग्राफिकल आउटपुट। कौन सा जो है प्रिंटर यहाँ पर दे रखा है ग्राफिकल आउटपुट प्रोवाइड करेगा? तो प्लॉटर जो होता है बेस्ट आउटपुट देता है। पोस्टर्स वगैरह जो बड़े बड़े बनते हैं वो प्लॉटर से ही बनते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पर हो गया। डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लेज़र प्रिंटर, ये प्रिंटर्स के अलग अलग फंक्शनलिटी और डिवाइसेस के लगे होने की वजह से अलग अलग टाइप्स अपन कह सकते हैं इनको। तो बेस्ट ग्राफिकल आउटपुट के रूप में प्लॉटर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ दीज इज कंसिडर रिप्लेसमेंट फॉर सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट। जो सीरियल और पैरेलल पोर्ट है उनके रिप्लेसमेंट में अपन क्या यूज़ करते हैं? USB पोर्ट अपन यूज़ करते हैं। तो यूनिवर्सल सीरियल बस ये यहाँ पर होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स। आपसे पूछा है 1024 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 GB के अंदर 1024 MB होता है, मेगाबाइट। 1 MB के अंदर 1024 KB होता है। 1 KB के अंदर 1024 बाइट्स होता है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस होता है। 1024 आप याद में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। सीक्वेंशियल एक्सेस की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक टेप होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा, जो सीक्वेंस में एक्सेस यहाँ पर करे। क्वेश्चन नंबर 81 है विच की ऑन कीबोर्ड टेक अस टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अगर लाइन की बात करें, वर्ड के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको होम की आप प्रेस करेंगे तो आपको बिगिनिंग ऑफ द लाइन ले जाएगा, कर्सर जो है बिगिनिंग ऑफ द लाइन वहाँ पर चला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स रन एट सेम टाइम। अगर एक ही टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बैच प्रोसेसिंग में टाइम अलोकेट करके पर्टिकुलर प्रोसेसेस को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ऑप्शन डी के बारे में मैंने आपको बता दिया। रियल टाइम के अंदर बात करें तो सेम टाइम पे प्रोसेसिंग होना उसको बोलते हैं, और ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है टू परमानेंटली डिलीट फाइल और फोल्डर फ्रॉम ए कंप्यूटर वी यूज़। अपन क्या यूज़ करते हैं, शिफ्ट और डिलीट यूज़ करते हैं, जो कि विंडोज़ का ये जो शॉर्टकट की होती है परमानेंटली डिलीट करने के लिए यूज़ में ली जाती है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो परमानेंट डिलीट अपन करते हैं शिफ्ट और डिलीट दबा के, ये केवल जो है अपने सिस्टम में पर्टिकुलर टाइम के लिए विजिबल नहीं रहती है। अगर मान लीजिए बैकअप और रिकवरी सॉफ्टवेयर का अपन यूज़ में लिया जाए तो वो फाइल जो परमानेंटली डिलीट की गई थी सिस्टम में से, उनको भी एक्सेस किया जाता है। इसीलिए जो होता है, जो जैसे साइबर फॉरेंसिक जो होते हैं उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ में ली जाती है, जिसके अंदर मान लीजिए कभी आपने कोई चीज़ फॉर्मेट भी कर दी तो वो वापस रिकवरेबल होती है। तो ये ऑप्शन डी मैंने आपको बता दिया, विंडोज़ के अंदर यूज़ में लिया जाता है। थोड़ा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड था तो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। नेक्स्ट है विच कंपनी डेवलप क्विक टाइम फॉर्मेट। क्विक टाइम फॉर्मेट की बात करें तो ये जो है एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर होगा। सन माइक्रो सिस्टम जो है ये देखिए जावा इसके द्वारा डेवलप की गई थी, माइक्रो सिस्टम्स होता है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। लिनक्स इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर लिनक्स की बात करें, ये क्या है, ओपन सोर्स होती है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपन कहें, कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ में लेती है, जिसके अंदर कमांड के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है। दो तरीके के इंटरफेसेस होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो कि विंडोज़ के सिस्टम्स में आते हैं या मैक के सिस्टम में आते हैं जो एप्पल के प्रोडक्ट हुए, और अगर बात करें लिनक्स यूनिक्स जो है वो एक आपको पता है इसका पर्टिकुलर एक थ्योरी है कि एक स्टूडेंट के द्वारा ये बनाया गया था, और आज देखिए भारत कितना पीछे है। ये 90s के टाइम पे ही वहाँ पर ये सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया था। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर बात करें अमेरिका वगैरह इन चीज़ों में आगे हैं, तो ये आपको कंप्यूटर साइंस जो है अपना इंडिया थोड़ा सा पीछे इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होते हैं वो बाद में होते हैं, टाइम लेते हैं, तो इस तरीके से गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लिनक्स क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपन इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट होता है, ऑफिस का एक प्रोडक्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अंदर अगर बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू की बात करें तो ये नॉर्मल व्यू हो सकता है डॉक्यूमेंट में, वेब लेआउट व्यू हो सकता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है, तो वर्क व्यू ऐसा कोई व्यू नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है इन एक्सपी रूलर फॉर टॉप एंड लेफ्ट मार्जिन अवेलेबल इन मीनू। तो रूलर जो है वो कहाँ पर अवेलेबल रहता है, इसके अंदर अपन टॉप और लेफ्ट का जो मार्जिन चेक करते हैं वो कहाँ पे अवेलेबल रहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, व्यू के अंदर रूलर देखा जा सकता है, वर्ड के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है इफ़ द लेफ्ट एज वेल राइट साइड ऑफ पैराग्राफ ऑफ अलाइन इट इज़ कॉल्ड। तो इसको जस्टिफाइड बोलते हैं, जिसके अंदर लेफ्ट साइड से भी टेक्स्ट अलाइंड रहे और राइट साइड से भी टेक्स्ट अलाइंड रहे तो उसको बोलेंगे। तो 3 अलाइनमेंट रहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और अगर दोनों साइड से अलाइनमेंट करना है तो उसको बोलेंगे जस्टिफाइड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट कीड फॉर सेव एज। सेव एज के लिए यहाँ पर F12 यहाँ पर होती है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए यहाँ पर F7 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 92 विच एरिया इन एक्सेल विंडोज अलाउ एंटरिंग
वैल्यूज़ एंड फार्मूलाज। वैल्यू और फार्मूला जो है इसके अंदर लगाए जाते हैं कहाँ से, फार्मूला बार से, ठीक है। जो आपको देखते हैं इक्वल टू से वो स्टार्ट होते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच मेन्यू ऑप्शन कैन यूज़ टू स्प्लिट विंडो इनटू 2 पार्ट्स इन MS ऑफिस। 2007 के बारे में पूछा गया है। तो ये जो स्प्लिट विंडो आती है वो कहाँ पे आती है, तो ये आती है व्यू के अंदर। तो आप व्यू में जाइएगा और स्प्लिट वहाँ से कर सकते हैं पर्टिकुलर विंडोज़ को 2 पार्ट के अंदर। पर्टिकुलर पेज को भी स्प्लिट यहाँ पर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, इन एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल आर कॉल्ड। जो कमेंट वहाँ पर दिए जाते हैं अगर पर्टिकुलर सेल के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट टिप बोलते हैं, सेल टिप बोलते हैं, वेब टिप बोलते हैं या सॉफ्ट टिप बोलते हैं। तो सेल टिप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 95 है, इन MS एक्सेल गेटिंग डेटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन ए डिफरेंट सेल इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। इसको बोलते हैं, ऑप्शन सी है। रेफरेंसिंग का मतलब है एक डेटा एक पर्टिकुलर सेल में है और अपन उसको दूसरे सेल में लेना चाहते हैं, तो क्रॉस रेफरेंस अपन वहाँ पर ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रेफरेंसिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसको होगा। 96 है, इन MS एक्सेल ए न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज ए लेबल इफ़। यदि वहाँ पर अपन अपोस्ट्रोफी लगा दें तो न्यूमेरिक वैल्यू उसको एज ए क्या लेगा, लेबल के रूप में लेगा। तो कभी कभी क्या होता है, वैल्यूज़ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होता है उसके अंदर चेंजेस हो जाता है ऑटोमेटिकली सिस्टम के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसमें वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। जिसके मान लीजिए ई की फॉर्मेट में आ गई, तो अगर आप वहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा लेंगे तो वो लेबल के रूप में ले लेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको पता भी होना चाहिए। कभी कभी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है वाइल अपन डेटा इनपुट करें एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू इन एक्सेल फॉर्मेट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 97 है, इन MS एक्सेल हाउ डू यू रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर। अगर बात करें, देखो मैंने आपको बताया था सॉर्ट एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से अपन डेटा ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 98 है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेल वर्क स्पेस। वर्क स्पेस को बात करें तो ग्रुप ऑफ वर्क बुक को अपन बोलते हैं वर्क स्पेस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड फॉन्ट स्टाइल होती है, बॉर्डर नहीं होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अपन इसको स्किप करते हैं। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।